हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपके सामने लेकर आया हूं। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके क्लास 11 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उस डेरिवेशन का नाम है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है। फिर स्टूडेंट जब हम लोग वर्क डन निकालते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में तो उसकी वैल्यू क्या निकल कर आती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। स्टूडेंट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला जो डेरिवेशन है वो काफी सारे स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत सिंपल से स्टेप्स में इस डेरिवेशन को सिखा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वादा करता हूं आप मेरे इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारी इस क्लास में। तो मैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, क्लास 11 का बहुत बढ़िया चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और ये सेम टू सेम आपका चैप्टर केमिस्ट्री में भी है। स्टूडेंट्स, बिल्कुल जो आप फिजिक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वही बिल्कुल आप सेम 70% आप पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी थोड़ा 30% थोड़ा सा अलग सा हो जाता है, थोड़ा सा इसमें डेरिवेशंस आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी है कि बच्चे थोड़ा सा स्टेप्स में भूल जाते हैं कि कैसे हमें इसमें शुरुआत करनी है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात का हमारे ध्यान रखें कि पूरे थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में हम सिर्फ दो लोगों की बात करते हैं, दो चीजों की बात करते हैं, एक है सिस्टम और एक है सराउंडिंग। सिस्टम को समझने के लिए आप एक लीडर समझ सकते हैं और उस लीडर के अंदर जो वर्क करता है उसको आप सराउंडिंग समझ सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस समझाता हूं। ये स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं होता है, ना ही किसी सिस्टम के अंदर हीट आ रही होती है, ना ही किसी सिस्टम से हीट बाहर निकल रही होती है। तो इसमें सिंपल और सिंपल जो हीट की वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे बच्चे? जीरो होती है। आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का कोई भी एक्सचेंजमेंट नहीं होता है, मतलब ना ही कोई हीट सिस्टम के अंदर आ सकती है और ना ही कोई हीट सिस्टम के बाहर जा सकती है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेंज इन अ फिजिकल स्टेट वेयर नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो, क्योंकि एक ऐसा एडियाबैटिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा कि जो सिस्टम के अंदर जो हीट है वो ना ही बाहर जा सकती है ना ही अंदर आ सकती है। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि हीट का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इसका एक डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। एक एक स्टेप में आपको करके दिखाऊंगा आपके आंखों के सामने और हम लोग धीरे धीरे करके हल्के हल्के स्लोली बहुत प्यार से हम लोग इसका वर्क डन को निकालेंगे। स्टूडेंट, जब भी आप फिजिक्स में डेरिवेशन को पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स आप क्लास 11 में, आगे आने वाले समय में आप क्लास 12 में पहुंचेंगे तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशन है जिनको हम याद नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक तरीका होता है कि अगर हम लोग को अपनी शुरुआत पता है तो हमें अपना अंजाम ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जो भी डेरिवेशन को स्टार्ट करें आपको अपना शुरुआत पता होनी चाहिए। तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टूडेंट्स है कि पी v की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मेरे भाई आप याद करो कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में पी वी की पावर गामा होता है कांस्टेंट। यहां पर पी होता है स्टूडेंट्स प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम और जो गामा होता है वो होता है सीपी अपॉन सीवी। इट मींस दैट सीपी stands for specific heat at constant pressure and CV stand for specific heat at constant volume। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि PV की वैल्यू कांस्टेंट मान लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में, तभी पूरा डेरिवेशन गलत हो जाता है। PV की पावर गामा जो है वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम PV की पावर गामा को K के बराबर मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई अब कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट K के बराबर होगा, तो आप कांस्टेंट ले सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर क्योंकि एनसीईआरटी ने K यूज करा है तो मैं भी K यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में P की वैल्यू निकाल लेता हूं जो कि बहुत बेसिक थर्ड क्लास की मैथ है। P इज इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने प्रेशर की वैल्यू निकाली है। आप चाहे तो गामा लिख सकते हैं कि Cp अपॉन Cv, जहां पर Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बाय Cv क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, P इक्वल टू K अपॉन V की पावर गामा। यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? मैंने P की तो वैल्यू निकाल ली है, मैं यहां पर चुपके से V की पावर गामा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं K अपॉन P। कहीं कहीं पर आपसे टीचर्स कहते होंगे कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ P की वैल्यू निकाली, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप V की पावर गामा इज इक्वल टू K अपॉन P निकालें। अरे भाई, अगर हम P की निकाल लें तो भाई V की पावर गामा भी निकाल सकते, क्या हुआ? एक लाइन तो खर्च हो जाएगी हमारी। मैंने ये इसलिए निकाला क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम इसको पुट करेंगे तब मुझे वहां पर निकालने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल कर रखा है। अच्छा, मेन स्टेप क्या है? भाई ये तो कोई मेन स्टेप है नहीं, मेन स्टेप ये भी नहीं है, मेन स्टेप ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो मेन स्टेप है क्या? ये फर्स्ट स्टेप। मैंने
क्या कहा कि पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमें यहां से शुरू करना है। तो ये हमारी शुरुआत है। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर वर्क डन। नाउ वी कैन यूज द जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क डन, dw इज इक्वल टू में p dv इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा? इसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं कि dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर प्रेशर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर फोर्स की फॉर्मूला जाती है प्रेशर इनटू में एरिया, तो डेल्टा x भी होता है और x भी होता है, तो डेल्टा x इनटू x में वॉल्यूम बन जाता है। शायद आपको ये पता होगा। तो dw इज इक्वल टू pdv। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर बेटा dw की वैल्यू ध्यान से देखना। क्या मैंने यहाँ पर p की वैल्यू निकाली है? p का मतलब प्रेशर। अब क्या मैं p की जगह k अपॉन v की पावर गामा लिख सकता हूँ कि नहीं? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ k अपॉन v की पावर गामा और दिस इज dv। बोलो, अभी आपसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुझे p इक्वल टू k अपॉन मतलब p की वैल्यू मुझे रखनी होगी k अपॉन v की पावर गामा। मैंने यहाँ रख दिया है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये तो स्टूडेंट एक छोटा सा वर्क डन है। अब मुझे चाहिए पूरा वर्क डन, तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन तो सीख ही गए होंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर स्टूडेंट्स आपको अभी भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो मैंने बहुत प्यार से समझा रखा है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं। एक में मैंने डिफरेंशिएशन वन शॉट में एक्सप्लेन किया है, एक में मैंने इंटीग्रेशन वन शॉट में एक्सप्लेन किया है। आप इसको पढ़ ले। फिजिक्स में आप कोई सा भी क्वेश्चन आप मतलब कर सकते हैं जो भी आपके लेवल तक के हैं क्लास 11th में। तो अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की वो वीडियो देखें, 15-20 मिनट की वीडियो है, तो लगभग 1 घंटे से कम समय में भी आप दोनों को देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो dw का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया और यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया k अपॉन v की पावर गामा और स्टूडेंट्स dv। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है और लिमिट किसकी लगती है? लिमिट वेरिएबल की लगती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम मान रहा हूँ v1 और फाइनल वॉल्यूम मान रहा हूँ v2। बोलो, तो यहाँ पर मैंने v1 इज इनिशियल वॉल्यूम और v2 हमारा क्या है? फाइनल वॉल्यूम। सही है। तो भाई ये dw का इंटीग्रेशन, जैसे मैं आपको बताऊं dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? x होता है। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो y होता है। dz का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो फटाक से बोलो z होता है। तो भाई इसीलिए आप जरा जल्दी से बता दें कि dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने dw में तुमने लिमिट लगाई, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इनिशियल वर्क डन और फाइनल वर्क डन में हमें मिलेगा वर्क डन ही। मान लो अगर यहाँ पे आप w1 और w2 लगाएंगे, फिर आप लिमिट को अप्लाई करेंगे तो w2 माइनस w1 हो जाएगा, वो चेंज इन वर्क डन हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो मेरे लिए वो वर्क डन ही। तभी मैंने यहाँ पर कोई लिमिट लगाई नहीं है। k को स्टूडेंट्स मैं बहुत प्यार से बाहर निकाल ले रहा हूँ। k को मैंने बाहर निकाल लिया। दिस इज v1, दिस इज v2 और दिस इज 1 अपॉन v की पावर गामा और dv। देखिए मैं बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता तो यहाँ पर एक स्टेप बैक कर सकता था, लेकिन मैंने आपसे अभी कहा कि मुझे आपको एक एक स्टेप सिखाना है। सो w इज इक्वल टू k। अभी भी इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, v1 v2। अब आप ये जानते हैं कि अगर कोई चीज अपॉन में लिखे तो क्या मैं ऊपर v की पावर माइनस गामा ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो, मैंने नर्सरी क्लास की मैथ लगाई है, शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सर क्यों दिक्कत होगी? नर्सरी तो पास किया ही है कि नहीं? ठीक है ना। फिर किंडरगार्टन भी आप पास कर चुके होंगे, फिर फर्स्ट में भी आए होंगे, तो इसलिए v की पावर माइनस गामा अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो v की पावर माइनस गामा और यहाँ पर dv। ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा लगता है कि डस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपके सामने मिटाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। अब यहीं पर हम आगे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर मैंने ये वैल्यू निकाली है, ठीक। मैं जरा साइड से इसको यहां पर लिख देता हूं ताकि मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं ऊपर लिख देता हूं p इज इक्वल टू k अपॉन v की पावर गामा और यहां पर मैं v की पावर गामा की वैल्यू लिख देता हूं बेटा कि k अपॉन p, क्योंकि मुझे ये जरूरत पड़ेगी। ऐसा कि मैंने आपसे अभी कहा, मैंने आपको निकाल के दिखा दी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब देखना, एक स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है जिसके बिना इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको मैं लिखकर दिखाता हूं, x की पावर n dx इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अगर कुछ इस प्रकार से लिखा है तो आप x रेज टू दी पावर n dx इस प्रकार से, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लगा दीजिए। थोड़ा वो सॉल्व होके आता है, जो आता है इसको लिखते हैं। w इज इक्वल टू k। अब देखिए यहां पर v की पावर माइनस गामा, इसको इससे कंपेयर कीजिए तो आपको मिलेगा। तो यहां पर स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1।
और यहां पर मेरे भाई जो लिमिट है वो मैं लगाऊंगा इनिशियल वॉल्यूम V1 और जो फाइनल अपर लिमिट है वो V2। देखो अब इस वाले से आप इसको बेटा कंपेयर करो कि V की पावर माइनस गामा प्लस 1, क्योंकि n यहां पर क्या है, n यहां पर माइनस गामा है, मैंने लिख दिया। n यहां पर क्या है, माइनस गामा, मैंने लिख दिया। क्या मैंने जोड़ा है 1, क्या मैंने जोड़ा है 1, यहां पर क्या जोड़ा है 1, तो यहां मैंने क्या जोड़ा है 1। क्लियर है ना। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको आसान बनाएंगे, लेकिन वो कैसे जरा देखते रहो कि यहां पर मैंने, यहां पर देखो ये माइनस गामा प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे यहां पर माइनस गामा प्लस 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कुछ और भी तो दिखाई दे रहा है। जरा देखो अब हमें ये अच्छा लगता है कि प्लस को पहले लिखें, तो क्या मैं इसे 1 माइनस गामा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं इसे भी 1 माइनस गामा लिख देता हूं, V1 और V2। बोलो भाई कुछ नहीं किया है, प्लस वाले को पहले लिख लिया है, माइनस वाले को बाद में लिख लिया है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिमिट को अप्लाई करेंगे, लेकिन लिमिट को अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस गामा, हम इसको जरा अपने पास ले आएंगे, k के पास, k अपॉन 1 माइनस गामा, तो यहां पर बचेगा V1 माइनस गामा और यहां पर V1, यहां पर V2। स्टूडेंट्स जब भी आपके सामने कोई ऐसी पोजीशन आए तो यहां पर आपको लिमिट लगाने से आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं आप इस पे लिमिट ना लगा दें, तो इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, अब मैं इस पे लिमिट लगाऊंगा। अभी स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिमिट को अप्लाई करूंगा। लिमिट को अप्लाई करने के लिए एक फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो आप ध्यान से देखिए, W इज इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस गामा। अब स्टूडेंट्स लिमिट को अप्लाई करने के लिए आप ये बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर जो V2 है वो अपर लिमिट है, जो V1 है वो लोअर लिमिट है। तो जहां जहां पर आपको V दिखाई दे रहा हो, जहां जहां पर आपको V दिखाई दे रहा हो, वहां वहां पर आप क्या लगाएंगे, V2 तो लगा दीजिए। V2 की पावर 1 माइनस गामा, और माइनस ये फॉर्मूला बना है, और यहां पर स्टूडेंट्स लगा दें V1 अपॉन 1 माइनस गामा, मतलब V1 की पावर 1 माइनस गामा। स्टूडेंट जब आप लिमिट को अप्लाई करें तो अपने अंदर से आप इस बात को बोले कि जहां जहां पर V है वहां वहां पर मैं क्या लगाऊंगा, V2, माइनस जहां जहां पर V है वहां वहां पर हम क्या लगाएंगे, V1। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि W इज इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस गामा, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर लगा दिया, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर लगा दिया। स्टूडेंट्स हम लोग एक नर्सरी क्लास का एक यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि आपने एक्सपोनेंटेड पावर से पढ़ा होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, a की पावर m माइनस n। बताओ भाई ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, दिस इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अगर a की पावर m माइनस n कहीं पर लिखा है तो मैं उसे लिख सकता हूं a की पावर m अपॉन a की पावर n। अगर कहीं पर लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n तो मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन अगर कहीं पर लिखा है a की पावर m माइनस n तो मैं लिख सकता हूं a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो यहां पर मैं यहां थोड़ी सी चालाकी करके दिखाऊंगा, यहां पर मैं लिखूंगा V2 अपॉन V की पावर गामा। बोलो अगर यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, और सिमिलरली यहां पर V1 अपॉन V की पावर गामा। बोलो अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो 1 माइनस गामा यही हो जाएगा, अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो यही हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैंने आपसे फिर से वही कहा, जो मैं फिर से दोहराता हूं अपनी बातों की, फिजिक्स बहुत चालाक होती है, बस आपसे थोड़ी देर कहती क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप उसके बहकावे में आ जाते, जैसे आप उसके बहकावे में आ गए थे, और जैसे ही आप थोड़ी देर बाद आप देखते तब तक पूरा डेरिवेशन हो चुका होता है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर थोड़े आगे बढ़ेंगे, W इज इक्वल टू k अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज V2 अपॉन। अब स्टूडेंट्स आप मेरी एक बात का ध्यान रखेंगे, मैंने जब अपनी वीडियो स्टार्ट करी थी मैंने आपसे बोला था कि मुझे P की वैल्यू तो निकालनी थी, जो कि मैंने पुट कर दी। अब मुझे V की पावर गामा बराबर k अपॉन P, अब मैं इस कंसेप्ट को यूज करूंगा। जो V2 है बताओ ये सेकंड्स के लिए है, तो बताओ क्या इससे मैं k अपॉन P2 लिख सकता हूं, बोलो। और यहां पर देखो V1 अपॉन k अपॉन P1। अब यहां पर बात करेंगे कि बेटा k तो कभी चेंज होगा नहीं, वो तो कांस्टेंट होगा, तो दूसरे सिस्टम के लिए V2 के लिए भाई प्रेशर P2 ही तो होगा, पहले सिस्टम के लिए तो वॉल्यूम है वो V1 होगा और जो प्रेशर है वो P1 होगा। बोलो तो यहाँ पर आप इसको इससे कंपेयर करें, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे V2 हो जाएगा तो यहाँ पर k अपॉन P2 हो जाएगा, सिंपल सा है। अगर यहाँ पे V1 हो जाएगा तो k अपॉन P1 हो जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये तो यहाँ पर P2 लिखा है, क्या ये ऊपर चला जाएगा, ये तो यहाँ पे P1 लिखा है, क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऊपर करके लिखता हूं। W इज इक्वल टू k अपॉन में 1 माइनस गामा, दिस इज यहाँ पर हो जाएगा P2 V2, ठीक है, अपॉन k, और यहाँ पर हो जाएगा P1 V1 अपॉन k। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टेप काम कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बिल्कुल एक एक स्टेप में सॉरी एक स्टेप में आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर वैसे मैं क्या करता कि मैं P2 को P1 को ऊपर भेज देता, k कॉमन लेके मैं यहां से कैंसिल कर देता। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें कि देखना
के और के एलसीएम हो जाएगा, बोलो के और के एलसीएम हो जाएगा क्योंकि एलसीएम तो सेम है, तो यहाँ पर तो P2 V2 हो जाएगा, यहाँ पर P1 V1 हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ P2 V2 माइनस P1 V1, बोलो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये के इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इतनी मैथ तो बेटा समझते ही है ना, बोलो। यहाँ पर ये के से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, P2 V2 और P1 V1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो होती है PV इज इक्वल टू nRT, जहां पर T प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, M है नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ पर जो R है वो गैस कांस्टेंट, हिल्बर्ट कांस्टेंट 8.314 इन SI सिस्टम। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मुझे P1 V1 की वैल्यू निकाली है तो क्या मैं nRT1 लिख सकता हूं, बोलो। अगर मुझे यहाँ पर P2 V2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं लिख सकता हूं nRT2। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो n है वो नंबर ऑफ मोल्स है जो कि कांस्टेंट होंगे, जो R है वो गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। पहले सिस्टम के लिए टेम्परेचर T1 होगा, दूसरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर T2 होगा। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमें सिस्टम की बात करें तो ये R भी तो हो सकते हैं, लेकिन R तो गैस कांस्टेंट होता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स भी हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो इसलिए जो वेरी करेगा वो सिर्फ क्या करेगा, T1 और T2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख दीजिए W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा, दिस इज P2 V2 की जगह क्या आप लिख सकते हैं मेरे भाई nRT2, क्या P2, हाँ ठीक है ना, तो P2 V2 जगह मैंने लिख लिया nRT2, P1 V1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं nRT1, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस गामा, nR आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा T2 माइनस T1 और यहाँ पे स्टूडेंट्स nR जो मैंने कॉमन लिया है वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में तो nR को मैं पहले लिख लेता हूँ, W इज इक्वल टू nR अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज T2 माइनस T1। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो भी मैंने वर्क डन निकाला है वो किसके लिए, फॉर आइडियाबैटिक के लिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क डन for the adiabatic process and this is given by W adiabatic is equal to nR upon 1 minus gamma T2 minus T1. So this is the required derivation for the work done in adiabatic process. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको वर्क डन निकाल के दिखा दिया है आइडियाबैटिक प्रोसेस से। मैंने अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टूडेंट्स मैंने फिर से जैसे कहा था कि मेरे इसमें बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, आप उनको स्टूडेंट्स एकदम से रट नहीं सकते, लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आपको शुरुआत पता है तो हम जैसे तैसे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप बेसिक चीजें सीखें कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं, मैंने स्टूडेंट 20-20 मिनट में सिखा रखा है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स 1 घंटे से कम समय में भी आपको डिफरेंशिएशन भी सिखाया है, इंटीग्रेशन भी सिखाया है विद एग्जांपल्स के साथ, क्वेश्चन भी मैंने उसमें कराया है, बहुत बेसिक समझाया है कि अगर आप उसको सीख ले तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप किसी भी डेरिवेशन में अटकेंगे नहीं। इसके साथ ही साथ हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग फिजिक्स डेरिवेशन की, कैसे आप लंबे लंबे डेरिवेशंस को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने उसमें भी 5 हैक्स बता रखे हैं। इन तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक बार स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिर्फ बताया भी है, लिखाया भी है, साथ ही साथ आपको पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। कमेंट करके जरूर बताएं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और मैं इसमें क्या बेहतर तरीके से आपको समझा सकता था। आप एक बार कमेंट करके स्टूडेंट जरूर बताना। एक बार फिर से मेरी तरफ से आपको होली की बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली का त्योहार आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप जीवन में स्टूडेंट्स बहुत तरक्की करें, आप बच्चों खूब आगे बढ़े, आप ईमानदारी से पढ़ते रहें, ऑलवेज फॉलो द राइट पाथ। इसी के साथ स्टूडेंट में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते। और स्टूडेंट्स अगर आप और भी कोई डेरिवेशन चाहते हैं क्लास 11 की फिजिक्स के लिए तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, चाहे फर्स्ट बुक में सेकंड बुक में कोई भी डेरिवेशन हो जो आपको परेशान कर रहा हो, कमेंट करके जरूर बताएं। मैं बहुत आसानी से आपको बहुत आसान शब्दों में मैं आपको डेरिवेशन आपके सामने बोर्ड पे करके दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको ये करके दिखाया। बहुत अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपने मेरी वीडियो क्या सीखा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, गुड नाइट।